हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल द ऑनलाइन स्टडी कैप्सूल। मैं आपको जनरल साइंस का बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स करवा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी में साइटोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने जिसे कोशिकाओं का अध्ययन बोला जाता है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ सेल स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने आपको सेल वॉल स्टार्ट करवा दिया था। सेल वॉल भी मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन करने वाले हैं। जिस किसी ने भी और पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने ये सब करवाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन करने वाले हैं, जिसे हिंदी में कोशिका झिल्ली या कोशिका कला बोला जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली या कोशिका कला बोला जाता है, इसका एक नाम और भी है, जिसे बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है या प्लाज्मा लेमा आता है, प्लाज्मा लेमा, तो भी वह कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी सेल मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने। क्रेमर, इसकी खोज की थी क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। रेड ब्लड सेल्स में सबसे पहले क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली को खोजा था। सर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर वो हम लोग पढ़ेंगे। यह होती है बायलेयर्ड। बायलेयर्ड, बायलेयर्ड मतलब जिसे हिंदी में बोला जाता है द्विपरतें। द्विपरतें सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस टाइप से द्विपरतें होती है, दो परतें होती है सेल मेम्ब्रेन में। और इसके अंदर कुछ इस टाइप से लिक्विड होता है, कुछ लिपिड्स होते हैं जिनको बोला जाता है फास्फोलिपिड्स, जिसे बोला जाता है फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स, लिपिड्स को हिंदी में वसाएं बोला जाता है। तो इसके अंदर कुछ वसा होती है जो कि फॉस्फेट ग्रुप से आपस में चिपकी हुई रहती हैं, इसीलिए इसे फोस्फोलिपिड्स बोला जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर किस प्रकार की वसा पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा फोस्फोलिपिड्स। तो वो मैंने आप लोगों को पहले मैंने बताया हुआ है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो एनिमल सेल में जो आउटर लेयर होती है, एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है, और प्लांट सेल की जो आउटर लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो प्लांट सेल की इनर लेयर कौन सी होती है? प्लांट सेल की इनर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल की इनर लेयर होती है। तो सबसे मेजर डिफरेंस इसका यही है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि जो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर लेयर होती है, और जो प्लांट सेल की जो इनर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम। 75 एंगस्ट्रॉम। कई बार क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस में एंगस्ट्रॉम में नहीं पूछता है, नैनोमीटर में पूछता है। तो नैनोमीटर में इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 7.5 नैनोमीटर। 7.5 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में भी नहीं पूछता है, माइक्रोमीटर में पूछता है, तो 0.007 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई होती है। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कवर किए यहाँ से? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका कला बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एक नाम और है, और जिसे प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। इसकी दो परतें होती है, बायलेयर्ड होती है। उसके बाद ये फोस्फोलिपिड्स, इसके अंदर कुछ वसाएं होती है जिसे फोस्फोलिपिड्स बोला जाता है, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनी होती है। एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, लेकिन प्लांट सेल में इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन की होती है। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की वो आउटर लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या रहता है? It regulates the movement of molecules
इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। यह कोशिकाओं के अंदर से बाहर व बाहर से अंदर आने वाले अणुओं पर संतुलन बनाए रखता है। मतलब कि जो भी अच्छे मॉलिक्यूल्स जो कि सेल्स को जिसकी रिक्वायरमेंट है और वो सेल के अंदर है तो वो उसे बाहर जाने से रोकता है, और जो खराब मॉलिक्यूल्स है जो कि सेल के अंदर आना चाह रहे हैं उन्हें वो अंदर आने से रोकता है। सेल का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। न्यूक्लियस केंद्रक जो कि प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। सबसे आउटर लेयर प्लांट सेल में सेल वॉल और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर यहाँ केंद्रक पाया जाता है। इसको बोला जाता है केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज की थी। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, किसी भी सेल का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो है केंद्रक। सबसे बड़ा भाग जो है वो है केंद्रक। प्लांट सेल में भी केंद्रक पाया जाता है और एनिमल सेल में भी केंद्रक पाया जाता है, लेकिन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो किसका सेल जो है वो बड़ा है? तो प्लांट सेल का जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है वो लार्जर है, और जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस है वो स्मॉलर है। अगर कंपेयर किया जाए दोनों में तो प्लांट सेल का जो केंद्रक है वो ज्यादा बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल का जो केंद्रक है वो उससे छोटा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि जो दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में जो सेल होता है वो भी प्लांट सेल का ही बड़ा होता है। अगर प्लांट सेल का सेल भी बड़ा है एनिमल सेल से तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका केंद्रक भी उससे बड़ा होगा। न्यूक्लियस को, नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क, या इसे मैनेजर ऑफ सेल भी बोला जाता है। मैनेजर ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? जिस प्रकार मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक डिपार्टमेंट को सारी एक्टिविटी उसकी कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण रखता है, उसकी देखभाल करता है, उसी प्रकार जो न्यूक्लियस होता है वो भी एक सेल की पूरी एक्टिविटी देखता है, उसे कंट्रोल करता है और उस पर संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए ब्रेन ऑफ सेल और मैनेजर ऑफ सेल बोला जाता है न्यूक्लियस को। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि ब्रेन ऑफ सेल किसे बोला जाता है तो आपका आंसर होगा केंद्रक। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ह्यूमन में, अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है, ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी होती है, आरबीसी की सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है। और प्लांट्स में एक पार्ट होता है फ्लोएम। प्लांट्स में एक पार्ट होता है फ्लोएम। आप लोग सिर्फ इतने याद रखिए कि फ्लोएम का जो वर्क रहता है वो होता है फूड को ट्रांसफर करना, और फ्लोएम की जो सेल्स होती हैं उसको सीव सेल्स बोला जाता है। सीव सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सीव सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ऐसी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि प्लांट सेल्स में कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है तो आपका आंसर होगा सीव सेल्स। और अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में पूछता है कि सीव सेल्स कहाँ पाई जाती हैं तो प्लांट में फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स पाई जाती हैं, और मानव शरीर में, ममल्स में, स्तनधारियों में, आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या न्यूक्लियस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, केंद्रक के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, केंद्रक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में केंद्रक झिल्ली बोला जाता है।
एक मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन करवाया था, जो सेल का जो आवरण था, जो सेल की आउटर लेयर थी एनिमल सेल की, उसे सेल मेम्ब्रेन बोला गया था। अब जो ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। ये किसकी बनी होती है? जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली होती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन जिसको हिंदी में लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये प्रोटीन कौन सा होता है, क्या वर्क होता है इस प्रोटीन का, ये मैं आपको प्रोटीन वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर, इस केंद्रक झिल्ली के अंदर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को केंद्रक सूक्ष्म छिद्र हिंदी में बोला जाता है, केंद्रक सूक्ष्म छिद्र बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस पोर्स बोला जाता है। न्यूक्लियस पोर्स। आप सेल के बाहर जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी ग्लूकोज, जो भी सेल को रिक्वायरमेंट होती है, वो इसी के अंदर से सेल के अंदर जाता है, इसी के अंदर जाता है और यहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। आपके एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो केंद्रक सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली में पाए जाते हैं। और जो केंद्रक झिल्ली होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, किस प्रोटीन से बनी होती है, तो वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो होता है न्यूक्लियस का, नेक्स्ट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हिंदी में केंद्रक द्रव बोला जाता है। केंद्रक द्रव, इसके अंदर कुछ जेली जैसा पदार्थ, कुछ जेली जैसा द्रव होता है केंद्रक के अंदर, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। यह कैसा होता है? यह कलरलेस होता है। कलरलेस, यह रंग रहित द्रव है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रंग रहित द्रव कहाँ पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। यह केंद्रक में पाया जाता है। इसके अंदर क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं। यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागेनुमा संरचनाएं हैं जो कि डीएनए आरएनए बनाने का काम करती है। डीएनए और आरएनए बनाने का काम करती है। और इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक कलरलेस, एक रंग रहित द्रव है, एक रंग रहित पदार्थ है जो कि केंद्र के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्रोमेटिन मतलब कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि डीएनए और आरएनए बनाने का काम करती हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियोलस, जिसको हिंदी में भी न्यूक्लियोलस ही बोला जाता है। इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि सेल डिवीजन के अंदर सबसे पहले डिवाइड होने वाली स्ट्रक्चर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सेल डिवीजन में जो सबसे पहले डिवाइड होने वाली जो प्रोसेस है, जो सेल डिवीजन को डिवाइड करने वाली जो प्रोसेस है, उसको इनिशिएट कौन करता है, तो वो है न्यूक्लियस। सेल डिवीजन का जो मतलब सेल जो अपने आप को डिवाइड करता है, उसका जो प्रोसेस को जो इनिशिएट करता है, जो स्टार्ट करता है, वो करता है न्यूक्लियस। और फोर्थ कंपोनेंट है क्रोमेटिन। अभी आपको मैंने बताया कुछ धागेनुमा संरचनाएं होती है जो कि डीएनए आरएनए बनाने का कार्य करती है, उसे क्रोमेटिन बोला जाता है। क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण करती है। न्यूक्लिक एसिड्स कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। केंद्रक द्रव के अंदर जो क्रोमेटिन वाला जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है, वो न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण करता है। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए को बोला जाता है। इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और इसे बोला जाता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट वीडियो में आपको डीएनए और आरएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर, किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, किसने डीएनए मॉडल दिया और किसने आरएनए मॉडल दिया, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ।